नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में पहुंचेंगे। 3:35 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। एसोसिएशन के 150 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 1 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 3:35 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एसोसिएशन के 150 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम योगी प्रयागराज जा रहे हैं और 3:35 पर सीएम प्रयागराज पहुंचेंगे। इसके बाद बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं आपके साथ, जहां पर सीएम योगी 1 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर है और बार एसोसिएशन के 150 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षीय विधान परिषद निर्वाचन 2023 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के विजयी होने पर प्रेक्षक की मौजूदगी में आयुक्त बरेली मंडल संयुक्ता समझदार ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान बीजेपी के कई समर्थक मौजूद रहे। तो विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी के एमएलसी की जीत हुई है। बताते चलें कि सपा के तरफ से जो शिव प्रताप यादव खड़े हुए थे, उन्हें हराया है बीजेपी के प्रत्याशी ने। वहीं नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चाइल्ड पीजीआई के रेजिडेंशियल टावर के लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया। 45 मिनट तक लिफ्ट में बच्चा फंसा रहा। बच्चे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। लिफ्ट में फंसने से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि लिफ्ट में लिफ्टमैन की मौजूदगी नहीं थी। टावर में रहने वालों ने लिफ्ट के रखरखाव पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। सेक्टर 30 चाइल्ड पीजीआई के रेजिडेंशियल टावर का ये पूरा मामला है, जहां पर 10 साल का मासूम लिफ्ट के अंदर फंस गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस दौरान लिफ्टमैन भी लिफ्ट के अंदर मौजूद नहीं था। लिफ्ट में फंसने की वजह से बच्चे की हालत बिगड़ गई। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। तो नोएडा के चाइल्ड पीजीआई के रेजिडेंशियल टावर की यह घटना है, जहां पर 10 साल का मासूम लिफ्ट के अंदर फंस गया और लगभग 45 मिनट तक बच्चा लिफ्ट में फंसा रहा। वहीं परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लिफ्ट के रखरखाव को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। तो नोएडा के चाइल्ड पीजीआई के रेजिडेंशियल टावर का यह पूरा मामला है, जहां पर एक मासूम बच्चा 45 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसा रहा। लिफ्ट के अंदर फंसे रहने की वजह से बच्चे की तबीयत में भी खराब देखने को मिली। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कंचन, 10 साल का मासूम 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा, क्या कुछ अपडेट है और आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए दीपिका, नोएडा चाइल्ड पीजीआई की प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहां पर लिफ्ट लगी हुई है, वहां पर कोई भी लिफ्ट मैन नहीं बैठता कि बाहर बैठ जाए। कभी भी ऐसा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अगर मैं कल की बात करूं तो यहाँ पर एक 10 वर्षीय बच्चा था, जो कि ट्यूशन पढ़ने जा रहा था और वो करीब 2:50 पर लिफ्ट नीचे आ रहा था और कम से कम 45 मिनट तक लिफ्ट में फंस रहा, जो स्वास्थ्य विभाग की कह सकते हैं, पीजीआई प्रशासन कह सकते हैं, बहुत बड़ी लापरवाही है।
और मैं आपको बता दूं, खुद डिप्टी सीएम, जो सूबे के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और साथ ही पीजीआई नोएडा से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आदेश भी दिए हैं। बिल्कुल कंचन, 45 मिनट तक बच्चा लिफ्ट में फंसा रहा। इस दौरान बताया जा रहा है कि बच्चे के स्वास्थ्य में भी खराबी देखने को मिली है। अभी बच्चे के हालात कैसे हैं? देखिए, 45 मिनट तक कोई भी है, अगर छोटे से मतलब कमरे में अगर बंदा सांस में घुटन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जब बच्चे को निकाला गया तो उसकी हालत जो खराब थी उसे, ठीक है, उसके बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज अभी भी जारी है। अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर प्रशासन और सरकार अगर लिफ्ट लगवाती है तो वहां पर लिफ्टमैन मौजूद नहीं रहते कभी भी। अगर ये तो बच्चे की बात है, 10 साल का बच्चा था, कभी भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि आवासीय परिसर में रहते हैं, वो अकेले भी जाते हैं, तो कभी भी मतलब बड़ा घटना घट सकती थी। ठीक है कंचन, इस मामले में अब तक किसी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? एक्शन हुआ है अभी तक या नहीं? हाँ, देखिए, इसमें साफ तौर पर मैंने आपको पहले बताया कि जो सूबे की डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी, जो कि जो पीजीआई प्रशासन है वो रिपोर्ट देगा, वो अपने कारण बताएगा कि ऐसा क्या कारण वो लिफ्ट में मौजूद नहीं था। तो ये सब बातें अगर कुछ ऐसे खुलकर सामने आता है तो आपको बताया जाएगा। बिल्कुल कंचन, 45 मिनट का समय बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह रही कि क्या इस दौरान कोई भी इंसान, किसी व्यक्ति ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, लिफ्ट की अगर मैं बात करूं, लिफ्ट वहां पर हैंग हो गई थी और अगर वहां पर लिफ्टमैन मौजूद होता तो कहीं पता चल जाता। कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पीजीआई की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर ऐसे बच्चा फंस गया, ये तो 35 मिनट की बात ही, शुक्र है भगवान का कि अगर 45 मिनट ज्यादा समय तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी और कहीं ना कहीं प्रशासन को जवाब देना सरकार को भारी पड़ जाता। आखिरी सवाल आपसे, क्या ये पहला मामला है या इस तरह के मामले पहले भी पीजीआई रेजिडेंशियल टावर से सामने आ चुके हैं? पीजीआई रेजिडेंशियल से अगर बात करें तो पीजीआई रेजिडेंशियल नहीं, लेकिन हाँ कि नोएडा में ऐसे कई सारे मामले हैं, ऐसे कॉलेज हैं वहां पर भी। अब मैं कहना यही चाहूंगा सरकार से कि सरकार से और जिला प्रशासन से जब इनका लिफ्ट को इनकी एनओसी या परमिशन दी जाती है तो साथ ही साथ वहां पे लिफ्टमैन के लिए भी हमें बोलना चाहिए कि वहां पे लिफ्टमैन जरूरी है बाहर बैठना, क्योंकि ऐसी चीज है अगर मान लो बीच में हैंग हो गया, ये तो छोटा 10 साल का बच्चा था, ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना घट सकती थी। तो यही वो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर फतेहपुर में कानपुर पब्लिक स्कूल बिंदकी के छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी। स्कूल के छात्र छात्राओं ने यातायात माह के तहत रैली निकाली। जागरूकता रैली को प्रधानाचार्य रचना अवस्थी ने रवाना किया। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक परशुराम त्रिपाठी, बिंदकी कोतवाल शमशेर बहादुर समेत पुलिस बल मौजूद रहा। यातायात जागरूकता रैली विद्यालय परिसर से कुंवरपुर रोड से विभिन्न स्थानों से खजूहा चौराहे तक आई और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने ललौली चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश दिया। है कि गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी कैंपेन निकाला है 5 जनवरी से 4 फरवरी तक। तो इसी चीज के लिए हम लोग पीपल को अवेयर करना चाहते हैं कि आप हेलमेट पहने, रोड का ध्यान दें, आप गाड़ी सही से चलाएं, यूजेस ऑफ हेलमेट, आप सबका अवेयर करना चाहते हैं। हमारे केपीएस के बच्चे सभी लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरे हैं और उद्देश्य हमारे बच्चों का केवल 2 है। एक, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाइक लेकर रोड पर आ रहे हैं और बहुत तेजी से निकल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको लाइसेंस भी नहीं दिलाते हैं और उसके पहले ही उनको बाइक दिला देते हैं। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि इसको रोक दिया जाए। के छात्रों द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया, ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु सचेत किया गया और नियमों के बारे में जानकारी दी गई। भविष्य में इसका पालन करने की मैं उम्मीद करता हूं। उधर मिर्जापुर की राजगढ़ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ओडिशा से गांजा लाने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ओडिशा से गांजा खरीदकर मिर्जापुर लाता था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर का यह पूरा मामला है, जहां पर आरोपी के कब्जे से करीबन 2.5 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उड़ीसा से गांजा ला रहा था और आगे की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। अपराधियों के खिलाफ, जो नशे के अपराधी हैं खासकर, उनके खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना राजगढ़ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें एक व्यक्ति रमेश सिंह, इसको पकड़ा गया है। अवैध जो है एक स्कूटी और गांजे के साथ में करीब 2.5 लाख रुपए वर्थ का गांजा भी मिला है। और साथ ही साथ पूछताछ में इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया है कि ये उड़ीसा से वहां से गांजा लेके आता था और जनपद मिर्जापुर में राजगढ़ एवं निकटवर्ती थाना क्षेत्रों में छोटी छोटी पुड़िया बना के गांजा की सप्लाई किया करता था। उधर औरैया जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट की संदिग्ध हालत में फांसी के फंडे से शव लटकता हुआ मिला, जिससे हड़कंप मच गया। ये शव अस्पताल में बने एक कमरे के बाहर मिला। स्टाफ ने जब शव को लटकते हुए देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजन स्टाफ पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी भी तत्काल घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि मृतक इसी अस्पताल में तैनात था और उसने ड्यूटी करने के बाद सुसाइड किया है। इस सुसाइड के पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। इधर अस्पताल में फार्मासिस्ट का शव मिलने से स्टाफ में दहशत है। अरे मामला क्या, वो फार्मासी नाइट ड्यूटी लगती है विधुना जैसे सप्ताह में एक बार, तो नाइट ड्यूटी करके दिन के धरू ड्यूटी करेंगे। दिन के ड्यूटी है यहाँ करेंगे कि दिनों की ड्यूटी हम वहीं करो, हमारे सामने वहाँ ड्यूटी करो। हम नेता नगरी हैं, दिवाकर का हम जो चाहेंगे सो कराएंगे इनसे। कौन? अरे दिवाकर है, सचिन दिवाकर। यहाँ थाना बेला के पूर्वा सुजान में एक पीएससी है, वहाँ पर एक फार्मासिस्ट हैं राजेश कुमार, पिछले 2 वर्ष से यहाँ पोस्टेड थे और ये यहीं कन्नौज फिरवा के रहने वाले हैं। इन्होंने जब ये ड्यूटी समाप्त हो गई उसके बाद जो है वहीं पीएससी में ही किसी रस्सी से जो है वो बांध करके और सुसाइड किया है। और सूचना मिलने पर हम सब लोग आए हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि लखनऊ से है, जहां ट्रांस गोमती क्षेत्र में फैजुल्लागंज उप केंद्र से संबंधित एक नए उप केंद्र का लोकार्पण किया गया। नए विद्युत उप केंद्र फैजुल्लागंज उप केंद्र में लगभग 26,000 उपभोक्ता हैं। क्षेत्र के करीब 1 लाख से ऊपर की आबादी फैजुल्लागंज केंद्र पर निर्भर थी और वहीं दाऊदनगर उपकेंद्र बनने के से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आसानी से कनेक्शन उपलब्ध होंगे, लो वोल्टेज की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। इस दौरान स्थानीय उपखंड अधिकारी ने बताया कि न्यू केंद्र से अब तक 8500 लोगों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं काफी समय से इस क्षेत्र का नाम सुनता आ रहा हूं। बारिश के समय में जलभराव के लिए फैजुल्लागंज नाम बड़ा चर्चा में रहता है। मैंने स्थानीय विधायक नीरज वोरा से बात कर 45 करोड़ रुपए नाले के लिए स्वीकृत किए हैं, जो शीघ्र बनना शुरू हो जाएगा। लखनऊ शहर के फैजुल्लागंज क्षेत्र के इस रिलेटिवली ग्रामीण इलाके में आकर के आज मैं बहुत खुश हूं। यहां जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नया सब स्टेशन 5 MVA के 2 लाइनों के साथ तैयार हुआ है। इससे फैजुल्लागंज का जो पुराना विद्युत उपकेंद्र था
जिससे लगभग 26,000 उपभोक्ता जुड़े हुए थे, लगभग 1 लाख से ज्यादा आबादी जुड़ी हुई थी, वो अधिभावित हो रहा था। लंबे फीडर होने की वजह से लो वोल्टेज की समस्या अक्सर रहती थी, इसीलिए नया उपकेंद्र बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसके 4 फीडर जाएंगे, जिसमें 5,000 उपभोक्ताओं को इसे सीधा कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो 26,000 में से 5,000 जब निकल जाएंगे तो पहले वाला जो सब स्टेशन था उसकी जो अधिभारिता है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी समस्या, और साथ ही इस नए सब स्टेशन से जो लोग जुड़ेंगे उनको बेहतर सुविधाएं ऑटोमेटिक मिलेंगी। वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के अकोटी गांव में वन विभाग की करीब 32 बीघा जमीन पर कब्जा कर बनाए गए कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर वन विभाग और पुलिस के लोग मौजूद रहे। कब्जाधारकों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया जा चुका है। इसमें फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में सेवानिवृत्त कानूनगो को भी जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत गांव के ही युवक ने जिलाधिकारी से की थी, जिसे लेकर कब्जाधारकों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था। तहरीर मिलने पर सक्रिय पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया था। जिला प्रशासन से की गई शिकायत की जांच शुरू हुई, जिसमें आरोप सही पाया गया, जिस पर पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाने का मामला सामने आया है, जहां पर 32 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। इस दौरान बुलडोजर से कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने की थी शिकायतकर्ता की पिटाई, और क्योंकि शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन भी हुआ और 32 बीघा जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला मिर्जापुर से सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले संज्ञान में आया कि अकोड़ी कंपार्ट नंबर 1 में 686/1 गाटा संख्या में अवैध कब्जा किया गया है। तो हम लोगों ने उस पर राजस्व विभाग से बातचीत करके एसडीएम साहब से उसकी संयुक्त पैमाइश कराई गई और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा गया, जिसमें वो लोग जेल भी गए हैं। उच्च अधिकारियों के क्रम में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो कितना बीघा होगा ये लगभग 30-32 बीघे जमीन है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन्नाव की, जहां उन्नाव गांधीनगर तिराहे पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान नगर पालिका ईओ समेत पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। आपको बता दें कि गांधीनगर तिराहे पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। मौके पर नगर पालिका ईओ भी मौजूद रहे। नगर पालिका ईओ ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधीनगर तिराहे पर ऑटो वाले और गुमटी वाले चौराहे को घेरे हुए थे और जो यात्री यहां पर आते थे उनको दिक्कत होती थी, जिसको लेकर यहां अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। एक्चुअली जो है गांधीनगर तिराहे पे ऑटो वाले, खोमचे वाले पूरा जो है चौराहे को घेरे पड़े थे। जितने भी यहाँ यात्री आते थे, सवारियां उतरती थी, उनको दिक्कत होती थी, बार बार शिकायत हो रही थी, तो उसको हम लोग सुव्यवस्थित करा रहे हैं। और जितने भी ठेले वाले हैं इनको कहा गया आप लोग पीछे जाइए, किसी प्रकार का चौराहे पे अतिक्रमण मत करिए। कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण आएगा? अब देखिए निर्देश तो ये है, यानी पूरे नगर में जहां जहां अतिक्रमण है उसको हटवा दिया जाए और प्रचार प्रसार भी हो रहा है। ये भी निर्देशित किया गया है कि जो हमारे नगर में मुख्य मार्गों पे जो नालियां बनी हुई हैं, जो भी दुकानदार भाई हैं नालियों के पीछे चले जाएं।
वहीं हमीरपुर के लिंगा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने विद्यालय में साफ सफाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे विद्यालय में कूड़े से भरे हुए डस्टबिन को लेकर बाहर फेंकने जा रहे हैं। विद्यालय में बच्चों से साफ सफाई कराने का वीडियो वायरल होने के बाद बच्चों के अभिभावकों ने थाने में शिकायत दर्ज कर विद्यालय स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। समस्या ये है सर, गांव में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं प्राथमिक विद्यालय में, वो पढ़ाई की जगह कूड़ा करकट ये काम कराते हैं, इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा। पढ़ाई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती जी लोग। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती विद्यालय? पढ़ाई नहीं होती, ये काम कराते हैं बच्चों से। अच्छा, किस गांव का मामला है ये? लीला। क्या नाम है विद्यालय प्रधानाध्यापक का? सुनील कुमार। सुनील कुमार। शिकायत कर दी आपने? शिकायत कर दी। कानपुर देहात पुलिस की अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जनपद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 6 बाइकें पुलिस ने बरामद की हैं। तो वहीं पकड़े गए चोरों के पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानपुर देहात समेत अन्य जनपदों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पकड़े गए एक आरोपियों में से एक आरोपी घाटमपुर तो दूसरा आरोपी गजनेर का रहने वाला है। पुलिस ने उस वक्त दोनों को पकड़ा जब ये दोनों चोरी किए गए वाहन को लेकर गैर जनपद में बेचने जा रहे थे। जनपद कानपुर देहात में जो हमारी थाना गजनेर पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। इसमें आप सभी को विदित है कि दिनांक 31/1/2023 को ग्राम जलालपुर गेस्ट हाउस के सामने एक बाइक की चोरी हुई थी। उसमें 379 धारा में 22/23 एक मुकदमा भी लिखी गई थी। उसी के विवेचना के क्रम में 2 अभियुक्त, एक अंकित पुत्र बलवंत सिंह और शिवनायक गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता, एक ये कानपुर नगर गाटमपुर के एक निवासी है और दूसरा कानपुर देहात के है। दोनों को हमने मतलब विवेचना के क्रम में गिरफ्तार किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। सो अलग गौर करने वाली बात यह है कि यह कचरा कोई महीने 2 महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरसे पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो जिंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा।
मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है। हम भी तो अपने दिलो दिमाग में बहुत सारी फालतू की बातों को भरे रखते हैं। कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपना हमसे बिछुड़ गया, किसी से कोई छोटी मोटी बात पर अनबन हो गई, बस हमने मन में दुर्भावना को पाल लिया और चंद पलों में पुराने से पुराने संबंधों को तोड़ लिया। पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंध हमेशा के लिए सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने जज्बातों की परवाह ना करके अपने मन में जो कचरा भर लेते हैं उसे साफ नहीं करते, उसे भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन विचारों के कारण पैदा हो रही नकारात्मक ऊर्जा को ही जीवन भर ढोते रहते हैं। आइए मोदी सरकार की तरह हम भी इस कचरे को हटाते हैं और पुरानी कड़वी बातों को भूलकर मन की गांठें खोलकर उन्हीं की जगहों पर अच्छी यादों को संजोते हैं। इसका तरीका बरसों पहले एक शायर ने सुझाया था। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर हुई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगी, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट को लेकर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 20 फरवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा। ये बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। उसका 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था। 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं। हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्न योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना। उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति। वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख 2,75,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है। अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है। हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम इसको आ सकते हैं। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% मिलेगी ब्याज। सीएम मनोहर लाल ने विश्व वेटलैंड दिवस पर ट्वीट कर लोगों से अपील की कि वे वेटलैंड और रामसर साइट के संरक्षण पर अपना योगदान दें। साथ ही कहा कि प्रदेश में 2 अर्धभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुरी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि अर्धभूमि कई प्रकार के जीवों, लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय देती है। इसके लिए हमारे जीवन में अहम भूमिका है।
तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर विश्व वेटलैंड दिवस पर लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा कि लोग वेटलैंड को संरक्षण करें और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि अर्धभूमि कई प्रकार के जीवों और लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय देती है, इसलिए हमारे जीवन में इनकी अहम भूमिका है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बजट की तारीफ की और केंद्रीय बजट के कई प्रावधानों को गिनाते हुए बजट को जनहितैषी बताया। हमारा सपना जो हमने हरियाणा से शुरू किया था कि ग्रामीण अंचल के बच्चे को आज शहर में पढ़ने जाना पड़ता है क्योंकि उसको वो सुविधा नहीं है। और हरियाणा में हमने पायलट शुरू किया था जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी हम गांव के लेवल पे बना रहे थे। आज हमने करशेंदू के अंदर भी देशराज नंबरदार जी की याद में एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया है। वो आज के ही बजट के अंदर केंद्र सरकार ने प्रत्येक गांव तक कैसे डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचे उसको एक थ्रस्ट पॉइंट बनाया है। हमारे जो फार्मिंग सेक्टर का बजट था, फार्मिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसमें रिडक्शन था। उसके साथ साथ एविएशन सेक्टर को, भारत को कैसे और निखारा जाए उसके लिए 50 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा करी है। इसमें हमारा गुड़गांव का प्रोजेक्ट जिसका कल ही रिव्यू लिया था उसको भी हम प्राथमिक तौर पे केंद्र से अप्रूवल लेंगे। इसको आने वाले समय में एक थ्रेश सेक्टर बनाकर हम आगे लेकर चलें। महिलाओं को कैसे और रोजगार से जोड़ा जाए, उनकी सब्सिडी को बढ़ाना। और सबसे ऐतिहासिक फैसला ये होगा जो मिडिल क्लास को एक रियायत है कि 5 लाख तक नील इनकम टैक्स था, उस स्लैब को बढ़ा के 7 लाख किया है। तो 7 लाख के उस स्लैब के अंदर मैं मानता हूं मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा लाभ इस घोषणा से मिलेगा। उसके साथ जो ओडीओपी था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, उसको और फंडिंग देने की बात करी है। हरियाणा ने तो पद्मा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तौर पर भी एक सेपरेट फंडेड प्रोग्राम चलाया हुआ है। ये एक अचीवमेंट छोटे उद्योग और खास तौर पर ग्रामीण अंचल से जो स्टार्टअप शुरू होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश्वर डांडा ने कहा कि जीवन में कठिन दौर से गुजर रही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ही छत के नीचे उनकी आशय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर बनाने का प्रबंध करने के मकसद से प्रदेश में 3 महिला आश्रम स्थापित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक महिला आश्रम में 50 पात्र महिलाओं को रखने की व्यवस्था होगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को रेवाड़ी, सिरसा और नारनौल में स्थापित होने वाले इन महिला आश्रमों की जमीन चिन्हित करने से लेकर उनके निर्माण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गृह, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से एक समान उद्देश्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं को एकीकृत करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए ताकि हर एक पात्र लाभार्थी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी लाभार्थी जन कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त किए बिना न रहे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दावों को निपटाने में हरियाणा और अन्य राज्यों से आगे है और कहा कि हरियाणा में इस योजना के तहत
मरीजों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुख्य सचिव ने निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग की सूक्ष्मताओं की भी गहन समीक्षा की। अंबाला छावनी में राज्य स्तरीय 75 लाख सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसको लेकर अंबाला में प्रेस वार्ता की गई। इस सूर्य नमस्कार में अनेक संस्थान और स्कूल और कॉलेज के बच्चे हिस्सा लेंगे। जिला अंबाला के लगभग 5000 बच्चे सूर्य नमस्कार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसमें राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय भी इनाम दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय पर 5 लाख और जिला स्तरीय पर 1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। अंबाला के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा जाएगा। हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में होने जा रहा है और इसके लिए आज रिहर्सल की गई है। इसकी व्यापक तैयारियां की गई हैं और हमने प्रयास किया है कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो। माननीय होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी कल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा और उसके बाद ये लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। आजादी का अमृत काल मना रहा है, 75 वर्ष मना रहा है। उसमें हमने रेखा को पार कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि लगभग हम 10 गुना अपने लक्ष्य से आगे जाकर इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय सोनीपत में। और यह पूरा जो कार्यक्रम है इसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया था। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय ने किया है। आज इसके मध्य के जो कार्यक्रम में 3 फरवरी को कल माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम को लीड करेंगे और समापन में माननीय मुख्यमंत्री होंगे। योग आयोग ने अंबाला छावनी चुना कि यहाँ पर सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम किया जाए और उसके पीछे जो मानसिकता मैं सोचता हूँ वो यही है कि जैसे योगा फेडरेशन ने बहुत ज्यादा यहाँ पर योग का घर घर में पहुंचाने की कोशिश की है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल काफी 3-4 और हम योगशालाएं खोलने जा रहे हैं। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे यही एक मानसिकता की इन्होंने अंबाला छावनी चुना है। फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले का हर किसी को इंतजार रहता है। इस बार 36वां सूरजकुंड मेला लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार 45 देशों के विदेशी आर्टिस्ट शामिल होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार इस मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी राज्यों के कलाकार इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होने वाले हैं। हर साल इस मेले की थीम अलग होती है। मेले को उस थीम पर सजाया जा सकता है। इस बार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट बनाया गया है। यहां की संस्कृति से लेकर खान पान तक का आनंद सूरजकुंड आकर लिया जा सकता है। इस बार सूरजकुंड मेला में सिक्योरिटी के पूरे बढ़िया बंदोबस्त किए गए हैं और लगभग हमारे 3000 पुलिस वाले इस बार ड्यूटी पे रहेंगे, जो कि शिफ्ट वाइज रहेंगे, क्योंकि तीनों शिफ्ट में काम करना पड़ता है। और जैसे मेले का टाइम भी इस बार 10 से लेकर 8 बजे तक है, तो उसके लिए हमने पूरा बाहर एक तो रूट का पूरा प्रॉपर इंतजाम किया है कि किसी तरह की जाम न लगे और लोगों को पहुंचने में मेले तक कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए सभी पार्किंग वगैरह तैयार करा दी हैं। बाहर नाके भी हमारे लगे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर मेला चौपाल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
जिसमें अधिकारियों ने मेले की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर भारत सरकार पर्यटन निगम के सचिव और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद सिंह, हरियाणा पर्यटन निगम के एमडी नीरज कुमार और हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एमडी सिन्हा मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार मेले की थीम स्टेट पूर्वोत्तर के राज्यों को बनाया गया है। वहीं 40 से ज्यादा देशों के विदेशी कलाकार और हस्तशिल्पी अपनी कला और संस्कृति के जौहर दिखाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो बता दें कि आज से सूरजकुंड मेले का शुभारंभ हो रहा है और जिसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बताते चले कि कॉन्फ्रेंस में मेले के बारे में जानकारी दी गई, जहां पर मेले की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया गया। अशोक जी भी एमडी हार्दिक। पहले तो 2 वर्ष ये मेला हो नहीं सका। सन 1920 और 21 में इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया। 1922 में जो आयोजन हुआ उसमें थोड़ा विलंब हुआ, क्योंकि जो महामारी थी, कोविड की जो महामारी थी, उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ और मेले में अच्छा प्रतिसाद मिला। बट कोविड महामारी के पूर्व जो मिलता था प्रतिसाद, वैसा नहीं मिला। जो निश्चित समय है, वसंत पंचमी के बाद इस मेले का आयोजन इस वर्ष हो रहा है, फरवरी के महीने में। माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री, इनके हाथों द्वारा मेले का उद्घाटन होगा और मेला 19 तारीख तक चलेगा। स्कूली छात्रों के लिए एक वेबसाइट पर प्रावधान किया है कि जो बच्चा वहां स्कूल का छात्र रजिस्टर करेगा, उसे हम 2 दिन फ्री, मेले के 2 दिनों में फ्री एंट्री करेंगे। अभी तक 3000 बच्चों ने रजिस्टर किया। विकलांग लोगों को तो ऐसे भी रिबेट है, वो वीकडेज में रिबेट है। आपको विश्व के 40 से भी ज्यादा देशों की कलाएं और नृत्य नाट्य देखने को मिलेगा। तो मैं सभी को ये आश्वासन देता हूं कि ये आएं, आकर अपनी धरोहर की चलेगा। खबर तो शाम से है, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के साथ फूड सेफ्टी विभाग, फूड सप्लाई विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीम तैयार कर एएस ट्रेडिंग कंपनी और एएसआर ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की। इस दौरान घी की फैक्ट्री में घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग किया जा रहा था और बिजली की चोरी भी की जा रही थी। उड़न दस्ते ने घी के सैंपल लिए और बिजली की चोरी को भी मौके पर ही पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने कस्बा साहाबाद के निकट होटल पार्किंग में एनआरआई महिला पर फायरिंग करने के एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप लगाया गया है कि अन्वेषण शाखा 2 ने एनआरआई महिला पर फायर करने के आरोप में आरोपी युवराज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि कुलबीर सिंह टैक्सी करके अपनी एनआरआई बहन मनजीत कौर को दिल्ली एयरपोर्ट से लेने के लिए गया था, जिसके बाद वे होटल में खाना खाने के लिए रुके। इस दौरान उनकी कार के 3 अज्ञात व्यक्ति आए और उनकी कार पर पिस्टल से फायर कर दिया। एक गोली उनकी बहन मनजीत कौर के मुंह पर लगी थी और इसके बाद तीनों अज्ञात अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने एनआरआई महिला पर फायर करने के आरोप में प्रिंस को हथियार सप्लाई करने के आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेशों से 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। नवंबर 2022 में एक महिला जो दिल्ली एयरपोर्ट से और पंजाब जा रही थी, तो वह शाहबाद में निजी
किसी होटल में रुकी थी खाना खाने के लिए, तो उस महिला पर 4-5 लड़कों ने गाड़ी छीनने की नीयत से फायर किया था और महिला को फायर उसके जवाड़े में लगा था। तो उस कड़ी में हमारी CIA 2 की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक आरोपी प्रिंस को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उससे हमने पहले वेपन्स और वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी हमने बरामद कर ली थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया। यमुनानगर जिला जेल में बंद कैदियों और कैदियों द्वारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लेकर फर्नीचर और कई अन्य प्रोडक्ट तैयार किए गए, जिसकी प्रदर्शनी सूरजकुंड मेले के अंदर लगाई जाएगी और ये प्रोडक्ट मेले में भेजे जा रहे हैं। इन प्रोडक्ट की काफी डिमांड गीता जयंती के बाद बढ़ गई है। गीता जयंती पर लगी प्रदर्शनी में लोगों ने इन प्रोडक्ट को काफी सराहा। इससे इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। यमुनानगर जिला जेल के SP विशाल छिब्बर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेल में बंदियों के दिमाग से नकारात्मक सोच हटाने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जब वे भविष्य में जेल से बाहर जाएं तो मुख्य धारा में समाज के साथ सीधे जुड़े और एक स्किल्ड पर्सन बनकर निकले, जिससे वे अपना जीवन यापन भी कर सकें। प्रोडक्ट को द्वारा पसंद किया गया काफी, तो उसके बाद हमें इंस्पिरेशन मिली कि लोगों की क्या डिमांड है और वो क्या चीज पसंद कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमने कुछ नई चीजें बीच में ऐड करी हैं कारपेंट्री सेक्शन में और रॉट आयरन में। तो उसको हम लोगों की पसंद के अनुसार हमने इस सामान बनाया। तो फर्नीचर के अलावा हमारे पास यहाँ पे आयरन स्मिथी का काम है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का है, जिसमें हम आयरन स्मिथी में अलमीराज, ये हॉस्पिटल बेड्स और रैक्स वगैरह बनाते हैं। रॉट आयरन का शो पीसी स्टैंड और पॉट स्टैंड बनाते हैं।